हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो खामोश कातिल भी समझी जाती है। ये आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर देती है, आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है। आप ट्रीटमेंट पर बहुत पैसे लगाते हैं और समटाइम्स आपको अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता। ये एक ऐसा मसला है जिस पर बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म है इजी शिफा। मैं हूँ सलमा कौसर और आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हैदर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हेपेटाइटिस की टाइप्स कितनी होती हैं जो पाकिस्तान में लोगों को जो लाहक होता है ये मर्ज़, ये किस तरह से डायग्नोज होता है कि किसको कौन सी टाइप का हेपेटाइटिस हुआ है? पाकिस्तान में जो ज़्यादा कॉमन टाइप्स हैं हमारे पास वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी भी होता है और कुछ और एग्जाम भी हैं जो जिन पे अभी रिसर्च जारी है। जैसा आपने खुद भी बताया कि एक खामोश कातिल है, तो मैं आपको ये बताऊं कि 80% ऑफ द पेशेंट्स जिनको ये हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार है उनको ये पता ही नहीं होता कि वो हेपेटाइटिस के साथ जी रहे। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये पीला यरकान करता है, मतलब आपको जब नज़र आ जाता है, आपको देखने में लग कह देता है कि आपकी रंगत जो है वो पीली हो रही है या आप बीमार हैं और तो आंखें भी पीली हो जी, ये हेपेटाइटिस ए और ई में होता है जिसे हम पीला यरकान कहते हैं। अमूमन ये 4 से 6 हफ्ते में क्लियर हो जाता है और कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेट हो जाता है जिसमें पेशेंट आईसीयू में लैंड करता है, लेकिन अदरवाइज मोस्टली क्लियर हो जाता है। जो इसकी दूसरी हम डिवीजन करते हैं जिसको आम ज़बान में काला यरकान कहा जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी हैं, वो उसको काला यरकान इसीलिए कहा जाता है कि उसमें कोई ख़ास अलामात सामने नहीं आती और पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है और तभी हॉस्पिटल का रुख करता है, तभी वो डायग्नोज होता है जब पेचीदगियाँ हो चुकी होती हैं। जब तक वो आपके ब्लड में होता है तब तक आपको कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि एक आम बंदे को चलते फिरते हेपेटाइटिस हो चुका है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो ए और ई है उसमें तो जी मतलाना, आंखें पीली हो जाना, रंगत पीली हो जाना, पेशाब की रंगत ज़्यादा पीली हो जाना, इस तरह की अलामात आ जाती हैं। लेकिन जो बी और सी है उसमें कोई ख़ास अलामात नहीं है जिनकी बेस पे आप कह सकें कि किसी को हेपेटाइटिस होगी। इसी वजह से मिस हो जाता है और जब ये आपके ब्लड में होता है, आपका जिगर मुतासिर नहीं हुआ होता, तब कोई अलामात नहीं होती। इसकी अलामात तब ही आती हैं जब ये आपके जिगर पे अटैक करता है, जिगर सुकड़ जाता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, तब जाके इसकी अलामात आना शुरू होती हैं। उसमें खून की उल्टी हो सकती है, काले पखाने आ सकते हैं, पेट में पानी पड़ जाता है, मरीज़ गुनूदगी में जा सकते हैं। ऐसी अलामात जब आती हैं लोग तब हॉस्पिटल का रुख करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे ख़ास टाइप का हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा पाया जाता हो, क्योंकि हमने देखा है पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हर दूसरा बंदा हेपेटाइटिस का पेशेंट होता है, खा वो बी हो, सी हो, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हर दूसरा बंदा आपको हेपेटाइटिस का पेशेंट मिलेगा। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है? वैसे तो हमारे ओवरऑल जो हमारा बिल्कुल रिसेंट कोई सेंसस तो नहीं है, लेकिन एक जो एस्टिमेट हुआ था, एक सर्वे हुआ था कुछ अर्सा पहले, पाकिस्तान में 2.5 से 3% लोग हेपेटाइटिस बी और 5 से 7% लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। और अगर इसको आप टोटल कर लें तो तकरीबन 10%, यानी हमारी आबादी का 10%, 2 से 2.5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो हेपेटाइटिस का शिकार हैं। इसमें फिर कुछ टाइप्स में, जैसे आपने कहा, जैसे सिंध में, बलोचिस्तान में हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी की ज़्यादा प्रेवलेंस है, लेकिन अदरवाइज़ भी मैं इवन डी की मैं आपको ये बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, हेपेटाइटिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मिस हो जाता है हेपेटाइटिस बी और सी, चूँकि इसकी कोई अलामात नहीं है, तो तभी ये डायग्नोज होता है जब इसकी पेचीदगियाँ सामने आती हैं। अच्छा, एक मिथ ये भी है कि जो अल्कोहल की कंजम्पशन होती है वो अगर ज़्यादा हो तो फिर आपका लिवर इफेक्ट होता है या फिर ही आपको हेपेटाइटिस होता है। इज़ इट पॉसिबल कि आपको गंदे पानी से भी हो जाए, हाइजेनिक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तब भी हो जाए? देखिए, जो अल्कोहल है वो इट्सल्फ लिवर को डैमेज करता है और उसकी वजह से अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होता है, जिसके अपने बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। अब किसी बंदे को अगर हेपेटाइटिस भी है और साथ वो अल्कोहल का यूज़ भी कर रहा है, तो उसके लिवर पे 2 तरह के अटैक्स हो रहे हैं। एक तो अल्कोहल डैमेज कर रही है, ऊपर से हेपेटाइटिस भी डैमेज कर रहा है, तो उसके डिजीज़ की प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होगी और लिवर ज़्यादा डैमेज होगा। जहाँ तक आपने पानी का पूछा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीला और काला यरकान जो है, जो पीला यरकान है हेपेटाइटिस ए और ई, इसका स्प्रेड होता है आलूदा पानी से। जैसे आपने बाहर से कोई जूस पी लिया या पानी जो आप पी रहे हैं वो साफ़ नहीं था, तो इस तरह इसका स्प्रेड होता है। लेकिन जो काला यरकान है, जो हेपेटाइटिस बी और सी, इसका स्प्रेड ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से होता है, इसका स्प्रेड वाटर से नहीं होता। उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज जो कि लोगों में आगाही पैदा करनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। जब भी आप ब्लड लगवाएं तो मेक श्योर कर लें कि किसी मुस्तनद ब्लड बैंक से ब्लड लें, जहाँ पे सारे स्क्रीनिंग उसकी प्रॉपर हुई हो। इसके अलावा
अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराते हैं, तो मेक श्योर करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली स्टरलाइज हों, क्योंकि ये इसका सोर्स बनते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और बड़ा लोगों का कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जब भी वो हॉस्पिटल या किसी इमरजेंसी में जाते हैं क्लिनिक में, वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक उनको कोई इंजेक्शन या ड्रिप ना लग जाए। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है हेपेटाइटिस के स्प्रेड का, क्योंकि हो सकता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो स्टरलाइज ना हो। इसके अलावा मेल्स जाते हैं हुजाम के पास, शेव करवाते हैं, ब्लेड यूज़ होता है या हजामत करवाते हैं। फीमेल्स जाती हैं, कान छिदवाती हैं, नोज़ छिदवाती हैं, ईयर पियर्सिंग, नोज़ पियर्सिंग, टैटू, ये सारे जो ये हेपेटाइटिस के सोर्स बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हेपेटाइटिस की कोई टाइप ऐसी भी है जो लाइलाज हो, जिसका इलाज मुमकिन ना हो? जैसे सी के बारे में कहा जाता है इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती, लेकिन जब वंस आपको एक दफ़ा डिजीज़ हो गई उसके बाद क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि आप मुकम्मल तौर पर बंदा सेहतयाब हो जाए? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हेपेटाइटिस सी की हिफाजती वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ये प्रॉपर बर वक्त इसकी तशख़ीस हो जाए तो इसका बिल्कुल इलाज मुमकिन है। और आजकल बड़ी अच्छी ओरल एंटीवायरल्स अवेलेबल हैं। पहले तो ये तो था कि इंजेक्शंस लगाए जाते थे इंटरफेरॉन की, जो कि पेशेंट के लिए टॉलरेट करना मुश्किल हो जाते थे बाज़, लेकिन आजकल इतनी अच्छी एंटीवायरल मेडिसिन मौजूद हैं कि पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती इस्तेमाल करते हुए। और इसके अलावा रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं और मोस्टली लोगों का ये नेगेटिव हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि टाइमली इसका टेस्ट किया जाए और इसकी ट्रीटमेंट की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या हेपेटाइटिस की किसी भी टाइप के लिए कोई एज लिमिट की रिस्ट्रिक्शन होती है कि इस उम्र के लोगों को हो सकता है हेपेटाइटिस या इस उम्र के लोगों को नहीं हो सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी उम्र ये किसी भी एज पे हो सकता है, बच्चों को जी बिल्कुल। अक्सर जब वालदा इन्फेक्ट हो तो अक्सर वर्टिकल ट्रांसमिशन हो जाती है, जिसमें बच्चों में भी आ जाता है। ठीक, डॉक्टर साहब आपने बड़ी डिटेल से हमें बताया कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर में, अच्छा, जो हेपेटाइटिस ए और ई है, जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस करता है, जिसपे मैंने बताया पीला यरकान होता है, उसमें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है और 4 से 6 हफ्ते में अमूमन वो रिजॉल्व हो जाता है। हाँ, अगर वो बिगड़ जाए तो फिर आपको एडमिट होना पड़ता है और आईसीयू में जाते हैं। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, इन दोनों के लिए आजकल ओरल एंटीवायरल टैबलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा, जो पेशेंट आपने कहा कि आईसीयू तक पहुंच जाते हैं, उनमें ऐसे स्वेयर सिम्टम्स कौन से होते हैं जिसकी वजह से उनको आईसीयू में रखना पड़ता है? एक तो चूँकि जिगर आपका फेलियर की तरफ जा रहा होता है, तो एक तो आपको गुनूदगी आती है, उसके अलावा खून बहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की अलामात आती हैं जिसकी वजह से उनको आईसीयू की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि जो लोग कई लोगों को हेपेटाइटिस बी सी डायग्नोज होता है, वो फिर भी इसको इग्नोर करते हैं और ट्रीटमेंट नहीं करवाते। तो अगर मैंने बताया कि पहले ये ब्लड में होता है, फिर ये लिवर को इफेक्ट करता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, फिर उस नेक्स्ट स्टेज होता है डीकम्पनसेटेड सिरोसिस, यानी जो जिगर है वो बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है, तिली बड़ी हो जाती है, पेट में पानी पड़ता है और रगें सूज जाती हैं। उसके बाद ये जिगर का कैंसर भी बन जाता है। तो इसीलिए बर वक्त तशख़ीस और इलाज जो है वही इसका तरीका है जो आप इस से बच सकते हैं। बिलाशुबा बर वक्त अगर तशख़ीस ना हो तो कोई भी बीमारी लाइलाज साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमें वक्त और इतनी मुफीद बातें बताई। व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको हेपेटाइटिस की कोई भी अलामात हैं, आपको किसी भी टाइप का हेपेटाइटिस है, तो आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू करना है, अपनी बीमारी बतानी है, तभी आपका इलाज मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि सही डॉक्टर ही बीमारी का सही से इलाज कर सकता है। मैं एडिशन करना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस सी की तो हिफाजती वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन एक पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बताया जाए कि हेपेटाइटिस बी की हिफाजती वैक्सीन मौजूद है हमारे पास। तो आपको चाहिए कि अपना एक दफ़ा स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, और अगर आपको हेपेटाइटिस बी नहीं है तो आप हिफाजती वैक्सीन लगवा लें। बिल्कुल ठीक, यानी आपको वक्तन फ़वक्तन अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाते रहना चाहिए, और वैक्सीन अवेलेबल है तो आपको ज़रूर लगवानी चाहिए ताकि आप बीमारी से पहले ख़ुद को बचा सकें। और जिस चीज़ की वैक्सीन नहीं है, ऑफ कोर्स वो जब आपको बीमारी होती है तो उसके बाद उसका इलाज मुमकिन है, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। नाज़रीन, एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।